मुंबई के डोंगरी की तंग गलियों में इस वक्त बेहद खुशी की लहर है क्योंकि उनका एक बेटा मोहम्मद हुसैन सईद 27 साल के पहली बार यहाँ से कोई ऐसा छात्र है जिन्होंने यूपीएससी की कठिन परीक्षा क्लियर की है। इस वक्त ये हमारे साथ है अपने परिवार के साथ। 5वीं अटेम्प्ट 570वीं रैंक, लेकिन ये आसान नहीं था। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी, आखिरकार कामयाबी मिली? हाँ, आसान तो नहीं था सफ़र, लेकिन ये चैलेंजेस में ये एग्ज़ाम की ब्यूटी है। ये एग्ज़ाम अगर मेरा पहले अटेम्प्ट में पास हो भी जाता तो मुझे लाइफ में इतना सीखने नहीं मिलता। और ये एग्ज़ाम की ही देने के मैंने इतना पढ़ा लिया अपने आप को, इतना एजुकेट करवा लिया अपने आप को। और जब जब मेरे को फेलियर मिलते थे तो आई यूज़ टू टेक इट वेरी पॉजिटिवली। जैसा कि मेरे इलाके का मैंने बहुत पॉजिटिव इस्तेमाल किया है। लोग कहते थे कि एरिया में घर में मेरी पढ़ाई होती नहीं थी बिकॉज बाहर शोर शराबा होता था। लेकिन ये शोर शराबे के जब बाद में मैं लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन किया था, वहाँ पे किसका फ़ोन बजे, कोई गॉसिप करे तो मुझे पता भी नहीं चलता था बिकॉज कंसंट्रेशन बढ़ गया था ये एरिया से। तो ये मेरा पॉजिटिव था। दूसरा, डोंगरी इलाके में रह के मैंने अपने आँखों से सामने देखा था कि लोग किस तरह की से बुरी आदतों में लग के अपना करियर ख़राब कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट तो उनकी फैमिलीज़ को पड़ता है जिन्होंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। देखते हैं पेरेंट्स के बच्चा हाथ से निकल गया ये वगैरह। तो इन सब का मुझे मेरे इंटरव्यू में काफ़ी फ़ायदा हुआ बिकॉज मुझे प्रैक्टिकल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था ग्राउंड का कि किस तरह से लाइफ ख़राब होती है लोगों की जो भटक जाते हैं रास्ते से। तो इन सब को मैंने अपने पॉजिटिवली इस्तेमाल किया। अभी भी मेरे बहुत दोस्तों ने मुझे बोला कि कुछ सब्जेक्ट में तेरे मार्क्स कम है, तो मैंने कहा पॉजिटिवली देखूँ तो ऐसा कह सकते हैं कि कुछ सब्जेक्ट में मुझे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। तो उसी को लेकर मैं अभी आगे बढ़ूँगा और आगे का सफ़र तय करूँगा। बहुत प्रेरणादायक आपकी स्टोरी है, इसलिए हमारे ज़रिए हम चाहते हैं कि ज़्यादा लोगों तक भी आपकी कहानी पहुँचे। आपने एक बात अपने इंटरव्यू में कही कि यूपीएससी नाम की चीज़ लोगों को यहाँ पर पता भी नहीं थी, तो लोगों को वो समझाना, अपने परिवार को उसके लिए मनाना, 5वीं अटेम्प्ट, लगातार पढ़ाई का ज़रिया ढूंढना और परिवार का सपोर्ट, ये सब आपके लिए बहुत बड़ा फिगर था। हाँ, बहुत बड़ा था। एक चैलेंजिंग टास्क था बहुत लोगों को समझाने के लिए। अक्सर लोग मुझे पूछा करते थे तेरा कोर्स कब ख़त्म हो रहा है। फिर जब मैं दिल्ली गया था पढ़ाई के लिए तो अक्सर लोग बोलते थे कि ट्रेनिंग चालू हो गई दिल्ली में। मैं कहता था कि नहीं, अब बाकी है। एग्ज़ाम दिया मैंने, मेंस का फेल हो गया तो लोग पूछते थे क्या हुआ तेरा एग्ज़ाम का। मैं कहता था कि रिज़ल्ट बाकी है। जब रिज़ल्ट आया मालूम पड़ा फेलियर हो गया तो लोग बोलते थे क्या हुआ रिज़ल्ट का। मैं कहा कि अगला एग्ज़ाम जून में है। तो मैं ऐसा टालता था लोगों को और मुझे भी खुद शर्म आती थी कि अब क्या जवाब दूँ, मैं एक फेलियर हूँ। बार बार लोग पूछते हैं, सबको पता चलता है एरिया में, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अक्सर मैं लोगों को मुस्कुरा के बोलता था कि दुआ करो, अभी एग्ज़ाम आने वाला है, अभी जून में है, अभी अगस्त में है, अभी सितंबर में। फिर एक टाइम बाद अक्सर लोगों ने, कुछ लोगों को छोड़ के अक्सर ने पूछना छोड़ दिया था और तो कहते कि चलो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो भी कर रहा है। लेकिन फाइनली थोड़ा थोड़ा कर के नज़दीक आके फाइनली हो गया ये एग्ज़ाम। आपको लाइब्रेरी ढूंढने में भी शुरुआती तौर पे दिक्कत हुई थी, गार्डन में आप पढ़ाई करते थे, क्या कहानी है वो? एक्चुअली ऊपर पढ़ता था तब आवाज़ से डिस्टर्ब होता था। और लाइब्रेरी अगर देखा जाए तो हमारे जो वॉकिंग डिस्टेंस वाले रूट पे जितनी भी लाइब्रेरीज कोई भी नहीं है। या गार्डन इलाके में नहीं है। गार्डन्स वगैरह है थोड़े बहुत जहाँ पे पढ़ाई का होता था। लेकिन गार्डनिंग के जो केयर टेकर है उन लोगों ने जो रूल्स बनाए हैं वो कंपैटिबल नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। जैसे कि हमारे सीताराम गार्डन में जब मैं पढ़ने गया था तो 8 बज गया था, तो कहा 8 बज गया जाइए आप लोग। तो बच्चे चले गए। मुझे बोला मेरा एग्ज़ाम है। बोले 10वीं का एग्ज़ाम है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले 12वीं का है? बोले नहीं। तो बोले फिर जाइए, 10वीं 12वीं के बच्चों का ही एग्ज़ाम है। मैं बोला, समझाया है कि मेरा यूपीएससी का एग्ज़ाम है। यूपीएससी को कभी तवज्जो दी नहीं दी। तो मैंने बोला यूपीएससी का एग्ज़ाम है। बोले कब एग्ज़ाम? तो बात जनवरी की थी। मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम मई में। बोले मई में एग्ज़ाम है, अभी से पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसा अप्रोच था। तो मैंने कहा कि नहीं, पढ़ना पड़ता है। तो बोले नहीं आप परमिशन लो यहाँ वहाँ से। मैंने कहा इतना परमिशन लेने के चक्कर में जाऊँगा तो पढ़ाई कब करूँगा। फिर गार्डन शिफ्ट किया, दूसरे गार्डन में गया तो वहाँ बच्चे खेलना कूदना बात करना। फाइनली मैंने अब्बा को आके बोला कि ये पैटर्न सस्टेनेबल लग रहा नहीं है, मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो अब्बा ने जितनी भी मेरे ताल्लुक से सेविंग्स रखी थी पुणे में यूनिक एकेडमी में एडमिशन कराया और फिर वहाँ से मुझे एक अप्रोच मिल गया, प्रॉपर एनवायरनमेंट, गाइडेंस और मेंटरिंग मिली वहाँ पे काफ़ी। जैसे हमारे जवाद काजी सर थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प की वहाँ पे। और वहाँ से फिर दिल्ली गया और सफ़र, फिर वहाँ से एक गाइड मिला, आइडिया। उस आइडिया मिलने के बाद भी मैं 2 बार फेल हुआ, लेकिन फाइनली हो गया। और पूरी स्ट्रैटेजी बनाई आपने जिसमें आपको मार्क्स कम आते थे, तो अगली बार क्या करना है? एक्चुअली मैं बैठ के जब होता था, जैसे दिन एग्ज़ाम दे के आता था तो हमारे एक मेंटर थे सलमान पटेल सर, IRS कसम से। तो वो बोला करते थे कि एग्ज़ाम दे के आने के बाद लिखा करो कैसा गया एग्ज़ाम। तो मुझे बहुत काम आया। जब मेरा पिछला मेंस था, 4th मेंस, जब मेरा नहीं हुआ उसके बाद, क्योंकि एग्ज़ाम देने के बाद एक होप होती है कि हो जाएगा इस बार, तो रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन उस बार भी होप थी कि 4th में हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बैठ के डायरी में लिखा था डेलिबरेटली कि मैंने ये पेपर में कमी थी, ये पेपर में ऐसा मसला था, पूरा 1 पेज का लिख के रखा था। लेकिन जब 4th बार भी नहीं हुआ तो 5th टाइम में वो डायरी बहुत काम आई थी। और अपनी गलतियों को लिखना मुझे बहुत काम आया बिकॉज वो गलतियाँ, मैंने कहा था कि बस इनको रिपीट नहीं करना है, चाहे नई गलतियाँ हो तो उससे सीखूंगा, लेकिन इनको रिपीट नहीं करूँगा। बस उन रिपीटेशंस को अवॉइड किया तो इस बार हो गया।
सैयद, आपसे और भी बहुत अहम सवाल है, लेकिन आपके पिता जो कि एक मेन सपोर्ट सिस्टम रहे हैं, सर अपने बारे में बताइएगा, अपना नाम और आप क्या करते हैं? मैं सैयद, मेरा नाम इमोशनल। बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई आपके बेटे को सर। अभी तो बहुत आगे सफ़र तय करना है। जी जी मैम बोलिए। मैं मोहम्मद हुसैन की मम्मी हूँ। जी मेरा बच्चा को जब मैंने पहली बार लेके गई थी पूना, तो बहुत पढ़ाई में इतना दिलचस्पी करता, रात की नींद भी उसको नहीं आती, 2-2 3-3 बजे उठ के पढ़ाई करता था। जब बोले सो जाओ तो बोले अम्मी तुम सो जाओ, मुझे पढ़ना है, ये दिमाग में रात में पढ़ेंगे, सन्नाटे में तो मेरे दिमाग में रहेगा, ऐसा बोलता है। और अपने ही पूरा साल मैंने रही उसके साथ जब तक था, लेकिन एक टाइम भी मैंने उठाई नहीं, अपनी मर्ज़ी से पढ़ता और अपनी मर्ज़ी से घर पे आता, और कहीं पे भी नहीं, किसी ना दोस्त ना कोई। एक साल के अंदर सिर्फ उसे पढ़ाई, घर और मस्जिद बाजू में थी, वहाँ पे बस ये 3 जगह पे उसने हमेशा अटेंडेंस एकदम टाइम पे देता था। जी जिस तरह की सर बात कर पाएंगे, जिस तरह की आर्थिक हालत थी, आप खुद भी मजदूर हैं, लेकिन बेटा इतना ज़्यादा फोकस था, बनना ही बनना है, 5वीं अटेम्प्ट, ये इस दौरान आपका सफ़र क्या रहा? आप किन हालातों से गुजरे? मेरा नाम रमज़ान इस्माइल सैयद है। मैं एक ट्रांसपोर्ट में जॉब करता हूँ। बच्चा जब पढ़ा था मेरे को हिम्मत हो रही थी, बोला अब्बा भरोसा रखो, इंशाल्लाह ऊपर वाला चाहेगा तो आएगा। ये 2 मेरे बच्चे लोग भी है, लड़के लोग मेरे, और मेरी बेटी एक है, और लोग बोले अब्बा हम लोग भी है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, आप हिम्मत मत हारो, इसका ध्यान छोड़ दो, ऊपर वाले ने उम्मीद रखा था। कुछ कहना चाहते हैं अपने पिता को? आप बहुत भावुक हो रहे हैं इस वक्त। हाँ, अब्बा मेरे मैन ऑफ वर्ड नहीं, मैन ऑफ एक्शन है। अब्बा को बात अदा नहीं कर पाते, लेकिन कुछ काम अब्बा को बोला जब भी मैंने, अब्बा ने बहुत एफर्ट लगा के किया, तो मैं अब्बा से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। अब्बा मेरे थे, बचपन में बहुत कंट्रोल किया था, तो बचपन में बहुत बुरा लगता था कि अब्बा कुछ करने देते ही नहीं है, कोई दोस्त भी नहीं बनता है मेरा, और कोई मुझसे अगर कहीं लेके जाता था तो अब्बा उसको चिल्ला देते कि क्यों लेके गया, तो क्यों मुझे कहीं लेके भी नहीं जाता था। तो तब मुझे बुरा लगता था कि अब्बा कहीं जाने आने भी नहीं दे रहे थे, रिस्ट्रिक्शंस लगाते। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि उन रिस्ट्रिक्शंस का बहुत फ़ायदा हो गया है कि मेरा फोकस बढ़ गया, एक जगह बैठने की आदत हो गई, और अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला। बिल्कुल। तब आप जिस इलाके से आते हैं, यहाँ पर जाहिर सी बात है जो आपके दूर दराज के परिवार के सदस्य रहे होंगे या जो आस पड़ोस के लोग रहे होंगे, बच्चे की इस मेहनत पर सवाल भी उठते होंगे, लोग पूछते होंगे। आपने उन सवालों का सामना करते हुए कैसे संभाला? अगर आप थोड़ा और बात कर पाएँ, क्योंकि आपकी कहानी इस वक्त बहुत लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपकी कहानी से भी बहुतों में हिम्मत जाएगी। वही दोस्त लोग पूछते थे भाई तेरे लड़के का क्या एग्ज़ाम का क्या रिजल्ट है? मतलब भाई पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, एग्ज़ाम आने वाला, एग्ज़ाम होएगा। ऊपर वाले से उम्मीद थी कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ फल देगा मेरे बच्चे को, वो फल मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। कभी ऐसा लगता था कि हिम्मत टूट रही है, कोई बच्चे को बोला कुछ और कर लो, क्योंकि लोगों में तो इंजीनियर बन जाओ, MBA कर लो, कुछ ऐसी नहीं, हमारी सोच ही थी कि हमारा बच्चा सिविल सर्विस में जाए, बच्चा देश की खिदमत में जाए। हमारी यही थी। डॉक्टर इंजीनियर तो बहुत से लोग बनते, हमारी उम्मीद थी कि बच्चा UPSC क्लियर करे और कुछ देश का खिदमत करने लगे। हमारा भारत देश इतना पूरे देश में महान देश है हमारा, उसके अंदर हमारा बच्चे का भी एक हिस्सेदार हमारा बच्चा ही बन के देश को योगदान देवे, कुछ हमारा भी कुछ ऐसा कर्तव्य, ऐसा हमारी दिल थी। हमारा बच्चा कामयाब वो पूरा लगा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो लम्हा बता पाएंगे जब लगा कि नहीं अब बच्चे की ये चाहत है तो इसी में लग जाना है, पूरा फैमिली उसको ही सपोर्ट करेगा? कोई ऐसा एक पड़ाव था जहाँ पे कोई कहानी ऐसी? नहीं, मेरे बच्चे लोग मेरे को ज़्यादा बोलते थे अब्बा उसके तरफ आप ध्यान मत दो, हम लोग दो उसके दो बड़े भाई है, एक बड़ी बहन है, उन लोग का मुझे ज़्यादा सपोर्ट था। उन लोग उसको ज़्यादा सपोर्ट करते थे, उसकी माँ है, उन लोग सपोर्ट करते थे अब्बा को टेंशन मत दो, क्योंकि मैं धूप में मजदूरी करता हूँ, तो उसको उन लोग कोऑपरेट करते थे। मेरे बच्चे भी दोनों पढ़े लिखे, लड़की भी मेरी माशाल्लाह पढ़ी है, तो उन लोग समझदार थे, मैं तो मैं नहीं पढ़ाऊँ, तो उन लोग हमेशा इस बात का जोर दिया कि बच्चे पढ़ें। हाँ, बच्चों को पढ़ाने की मेरी ख्वाहिश थी कि भाई क्योंकि रहना है तो पढ़ना है। हमने नहीं पढ़ा तो हम मजदूरी कर रहे। आपने खुद पढ़ाई नहीं की? कितनी पढ़ाई की? कुछ भी नहीं, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। तो हम चाहते थे कि भाई हमारा बच्चा पढ़े, तो हमारे ऊपर वाले की तरफ से बच्चे मेरे पढ़े लिखे, उन लोग का कंधे से कंधा मिलाने के बाद इतने दूर तक पहुँचाए मंजिल में, सब उसमें मेरे बच्चे, मेरी वाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है। अच्छा सैयद, ज़्यादा समय नहीं लूँगी, मुझे पता है बहुत ही व्यस्त दिन है आज आपका। जिस इलाके से आप आते हैं, डुमरी इलाका, आपने एक बात और कही कि इंटरव्यू में भी उसका जिक्र हुआ कि जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ पे क्या तब्दीलियाँ आप करना चाहेंगे जब आप अफसर बनेंगे, उस बारे में बताइए। क्या इंटरव्यू में पूछा गया और आपका जवाब क्या था? बेसिकली ये था कि हमारे इलाके में कुछ जो
ड्रग्स वगैरह का था, तो इंटरव्यू मोस्टली डैफ बेस्ड होता है। तो डैफ में जो भी कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि एड्रेस वगैरह होता है, उसके अराउंड के करंट अफेयर्स होते हैं, तो वो पूछते हैं कि मुझे कितना मालूम है मेरे इलाके के बारे में। इसी तरह डोंगरी जो हमारा ड्रग्स वगैरह की जो उसके वजह से न्यूज़ में होता है कि कंजम्पशन वगैरह के बहुत ज़्यादा यूथ उसमें इन्वॉल्व वगैरह है, उसके ताल्लुक से पूछा था। तो मुझे कहा था कि क्या करना चाहोगे आपने आप, तो वही मैंने उसके ताल्लुक से कहा था कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करने से काफ़ी अच्छा एक हो जाएगा कि अगर पेरेंटिंग अच्छी होगी ना बच्चों की, तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर इसके मामले में। बिकॉज रिहैब से अच्छा है कि बचपन में थोड़ा बच्चों को कंट्रोल करोगे तो फिर बच्चे एक सीधे राह पे रहेंगे। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग और फोकस्ड एक केयर्ड पेरेंटिंग इस टाइम पे बहुत नीडफुल है, तो उनको काफ़ी अलग लगा। बिकॉज ने कुछ ऐसा अलग जिक्र नहीं किया था पुलिस वगैरह का, सबका शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगी। पूरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई भटक रहा है तो किसी तरह से उसको सोशल इश्यूज़ में या फिर स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व करके इस चीज़ों से लड़ा जा सके, जो मुझे लगा था ऑब्जर्व करके यहाँ पे। अफसर बनकर पहला बदलाव जो आपको लगता है कि डोंगरी इलाके में आप करना चाहेंगे, जो बहुत ज़रूरी है, किस तरह का रिफॉर्म लाना चाहिए? पहले तो मैं चाहूँगा कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा जमात खाने वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के स्पेसेस है, हॉल्स वगैरह, वहाँ पे एक छोटा डेडिकेटेड स्पेस लाइब्रेरीज बनाना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे नाके पे बैठ के वक्त ज़ाया कर रहे हैं वो लाइब्रेरी में बैठें। अगर पढ़ाई हो गई है, ग्रेजुएशन हो गया है, डॉक्टर इंजीनियर भी बन चुके हैं, तो अच्छा लिटरेचर पढ़े, सीरियस लिटरेचर पढ़े, अपने पास्ट के बारे में पढ़े, अपने देश की ग्लोरी के बारे में पढ़े, अपने आप को इक्विप्ड रखे ताकि जो भी बने अच्छे वेल क्वालिफाइड सिटीज़न बन सके, जो हमारी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सके। क्या अपनी रैंक को और बेहतर करने के लिए आप एक बार और अटेम्प्ट करने की सोच रहे हैं? फ़िलहाल के लिए तो जो भी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा सिंक इन करके 5 साल के बाद सक्सेस मिली है तो अपना टाइम लेके आगे की स्ट्रेटजी सोचूंगा कि क्या करना है, देना है या नहीं देना है। फ़िलहाल के लिए तो कुछ ऐसे जहन में नहीं है। फिलहाल के लिए पहले जब गए थे नए तो लगा था कि पहली बार में ही हो जाएगा, अच्छा, फिर लगा दूसरी बार में होगा, हाँ, दूसरी बार में लगा कि तीसरी बार तो हो ही जाएगा, हाँ। चौथी बार में लगा आप कोई रोक ही नहीं सकता, 5वीं बार में लगा कि जो होगा देखा जाएगा, जो उसमें हो गया। उसमें हो गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने से, बहुत बहुत बधाई NDTV की ओर से। Thank you. थैंक यू, थैंक यू। कुछ भी नहीं सकता मैडम, इतनी बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। हमारे लिए तो ये इतिहास रिकॉर्ड हो गया है, हमारे नज़र में ये बच्चे ने कर दिया बस। जी, उस बारे में बोलिए कि डोंगरी इलाके को जिस तरह से देखा जाता है मुंबई सर्कल में कि डोंगरी इलाका तो मतलब क्राइम की बात हो रही है, उस बीच में ये खबर आप लोगों के लिए कितना राहत भरा? नहीं, वैसे कैसा है, आदमी की एक सोच बन रही है डोंगरी एरिया के हिसाब से, क्योंकि पुराने जो अंडरवर्ल्ड कहीं एक कहानी होती है, लेकिन वो दौर अलग था, ये दौर बहुत अलग है। ये दौर के अंदर हर इंसान सब जाग गया, जानता है कि पढ़ाई क्या है और हालात कैसे कैसे जीना चाहिए, क्या नहीं। पहले इतनी तालीम नहीं थी जिसकी वजह से सब ये माहौल डोंगरी नाम चलता था, तो अभी ये माशाल्लाह यही डोंगरी की मिसाल लोगों को पूरे जग में जा रही है। एक झोपड़पट्टी का एक लड़का इतनी पढ़ाई करके, इतनी एक मजदूरी जो उनके अब्बा डॉग में करते हैं, हमारे साथ में कम से कम 20-25 साल से है वो, और इतनी कड़ी धूप में जाकर उन्होंने बहुत मशक्क़त के बाद इस मुकाम पर यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये तो लड़के की मेहनत बोल रहा हूँ मैं, मेरी तरफ से ये पूरे हमारे प्राउड है कि हमारे देश के अंदर ऐसे बच्चे ऐसे झोपड़पट्टी एरिया से कि जागृति करके आप पर आए, उनको बच्चों को सैल्यूट है। और ऐसे कई बच्चे हैं जो ढूंढने पर मिलेंगे लेकिन हम लोग देख नहीं पाते, सबकी नज़रों में होना चाहिए। तो इसके लिए बोलते ना, कोई कवि ने बहुत बड़ी बात की थी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत बढ़िया बात कही आपने। कितनी बड़ी सीख आप लोगों के लिए, कोई बच्चा फोकस रहे, पढ़ाई करके आगे जाएगा, अपने बच्चों को भी वही तालीम दी जाए, ये कितनी बड़ी सीख डोंगरी के लिए। ये चीज़ के लिए मैंने अपने बच्चों लोग को उनसे मिलाने के लिए आज लाया हूँ। ये आपके बच्चे हैं? ये मेरे दोनों बच्चे हैं। ये पढ़ रहे, तो मैं बोले आप जिनसे मिले हैं ना, वो UPSC के एग्ज़ाम दिए, अभी मिलेंगे IPS ऑफिसर से, आप मिलने जा रहे हैं। ये कि हमने कभी आज तक के मिले नहीं है किससे, तो बोलो चलो मैं आपको मिलाता हूँ, बल्कि मैं इनको आज लेके आया उनसे मिलाने के लिए। बेटा आप क्या बनोगे बड़े होके? भैया अभी जैसे तक बनना है? वही बनना है, भैया जैसे UPSC का एग्ज़ाम करना है मुझे। तो अभी आपकी बात हुई है भैया से? हाँ। अभी तक नहीं हुई। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।